Hello everyone. Today I start horticulture grow first mango. सबसे पहले इनका जो भी सोर्स है वो जो बुक्स रहेगी RBSc एंड इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर SN गुप्ता एंड एक आप शो कर ही रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड कुमारे। ये तो शॉर्ट नोट्स है, वैसे ज़्यादा इसमें है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट में ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो सबसे पहले जो मैंगो है उसका बोटनिकल नाम सभी को पता है कि मैंजिफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डियेसी है। और अगर उसमें देखें क्रोमोसोम नंबर है 421 बराबर 14 है और ये एक एलोटेट्राप्लॉइड है, ठीक है। ओरिजिन इंडोबर्मा है इसका। और बर्मा रीजन में मतलब आप देख ही सकते हो, अगर इंडोबर्मा आ ही गया तो आपका जो भी साथ में इंडिया आएगा और आपका जो भी बर्मा रीजन है वो इसमें आप मान के चल सकते हो कि साथ में ये जो म्यांमार, तिब्बत, बर्मा रीजन अपना जो भी है ये वाला सारा रीजन है वो आ जाता है इंडो बर्मा के अंदर। इधर ये जो भी थाईलैंड वगैरह ये कंट्रीज़ है तो सारे इंडो बर्मा में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखें फ्रूट का टाइप है वो ड्रूप एंड स्टोन है। एडिबल पार्ट है इसका मिजो कार्प है, जिससे पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प 3 तरह के होते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा आपका मीजोकार्प आएगा, ठीक है। इसमें मीजोकार्प है। और पीएच जो सोइल का है वो 6.5 से 7.5 और नोट गुड वो 7.5। तो आपका जो RBSc है उसमें 5.5 टू 7.5 7.5 दे रखा है। बट इसमें क्या है, ज़्यादा मतलब सिलाइन सोइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो 7.5 नहीं होना चाहिए, फिर उसके प्रति ये सेंसिटिव हो जाएगा आपका, यहाँ तक तो ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो पीएच का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप फ्रूटिंग क्रॉप पढ़ो तो उसमें पीएच जरूरी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। गुड वैरायटी TSS ये 20% है। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर जो एन कुमार की बुक इसी इसमें भी है। और ये जो इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसके अंदर भी 20% है। अभी गुड जो भी मैंगो है उसका TSS टोटल सोलबल सोइड कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। एक जेवियर वैरायटी है उसके अंदर 24 डिग्री ब्रिक्स होता है, ये सबसे हाईएस्ट होता है, इसमें पूछा भी जा सकता है। फिर इसके अलावा एक टपका मेथड करते हैं। टपका स्टेज में कितना होता है, 12 से 14% TSS होता है। और ये मेच्योरिटी स्टेज का भी ये जो नोन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं टपका का। तो टपका में कितना है, 12 से 14। अगर एक मैंगो का ऑप्टिमम अगर देखें तो 20% होना चाहिए। और जेवियर में 24 डिग्री ब्रिक्स है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर देखा जाए तो 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 26 डिग्री सेल्सियस गुड है, मतलब जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें 26 डिग्री सेल्सियस गुड माना है। ज़्यादा मतलब आपका यही है कि फॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर भी ये के प्रति भी ये सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। टॉलरेंट है नहीं तो इतना तो ज़्यादा मतलब वैसे पाला वगैरह हो तो इससे नहीं, उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाता है। तो ज़्यादा मतलब सर्दी नहीं होनी चाहिए, इतना टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस वगैरह नहीं होना चाहिए। और एवरग्रीन प्लांट है ये, एवरग्रीन वाला प्लांट है, वो हेडलाइन है RBSc के अंदर, आपने कभी बुक को रीड किया है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्टोरेज अगर हम देखें तो 13 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये तो ऑप्टिमम हो गया। अगर कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। फिर कोल्ड स्टोरेज से बाहर अगर निकाल लें उनको तो फिर उसके बाद में 20 डिग्री सेल्सियस पे उनका किया जाता है। दो तरह के, एक तो राइपन फ्रूट में हो गया, एक मेच्योर फ्रूट में। तो सबसे पहले 6 से 7 पे रखेंगे, फिर उसको बाउट कर लेते हैं तो उस टाइम उसको कितने पे रखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, ठीक है। तो आपसे ऑप्टिमम पूछेगा तो आप 13 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 टू 19% है, वो दी गई है। और मेच्योरिटी इंडेक्स ये अल्फांजो का ये वैरायटी है, इनका याद कर लेना भाई, 1.01 टू 1.02 ये स्पेसिफिक इसकी ग्रेविटी होती है। और एक दशहरी का, क्योंकि ये बुक्स में मेंशन की हुई है, बुक से अगर कोई क्वेश्चन किसी के सामने आ जाता है तो क्या पता मैं भी आ जाए, है तो इजी, आजकल तो सब नहीं पढ़ रखा है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नॉर्थ इंडियन की वैरायटी है
वो कर दिखाती है अल्टरनेट बियरिंग। मतलब क्या होता है, एक तो होता है ऑन सीजन और एक होगा आपका ऑफ सीजन। तो ऑन ईयर में आपकी क्या है, वेराइटियाँ आएगी, जो फ्लोरिंग है वो आएगी, ठीक है, और फ्रूट भी लगेंगे। ऑफ ईयर में क्या है, मतलब उस साल में आपका फ्लोरिंग वगैरह नहीं आएंगी और फ्रूटिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है। तो अल्टरनेट वाले में क्या होता है कि एक साल के लिए तो मान लो फल आ गए, दूसरी साल में नहीं आएंगे, फिर तीसरी साल में आ जाएंगे, फिर चौथी साल में नहीं आएंगे, इस तरह से। मतलब एक साल आएंगे एक साल नहीं आएंगे, इस तरह से होता है। तो उनको बोल देते हैं ऐसी वैरायटी को क्या बोलते हैं, एकांतर। मतलब एक का अंतर एक साल बाद में आएगा, तो उसको अल्टरनेट बियरिंग बोल देते हैं। ये क्या होती है, मोनो एम्ब्रियोनिक होती है और सेल्फ इनकम्पिटेबल होता है। मतलब पोलन क्या होगा, जो भी पोलन है तो उनमें होगा, ठीक है, और फर्टाइल भी होगा, बट वो ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम वो इनकम्पिटेबल होगा, मतलब पोलिनाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, वैरायटी को। तो ये सेल्फ इनकम्पिटेबल होगा। और उसके बाद में इनके जो एग्जांपल है वो आगे दिखाऊंगी मैं, इसमें लिखे हुए मेरे मेंशन किए हुए हैं। फिर साउथ इंडियन जो वैरायटी है वो रेगुलर बियरिंग दिखाती है और पॉली एम्ब्रियोनिक होती है। और ये जो पॉली एम्ब्रियोनिक रूटस्टॉक है, जैसे पपाकई, चंद्रकंड, गोवा, ओलूर, कुरुकंड, सोलन, मुलगोवा, बिलारी, विलाई कोलम्बन, नीलेश्वर, ये इतने सारे हैं। तो इनको याद कर लेना, ये रूट स्टॉक है, पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। कितने दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, 13 डेज। वीक में पूछे तो 4 वीक। और इसमें एसिड कितना होना चाहिए मैच्योर फ्रूट में, 0.2 से 0.5। और वैसे कौन सा होता है इसमें, सिट्रिक एसिड होता है भाई। और वैरायटी जो प्रोटीन है वो कितनी होनी चाहिए, वो अब वो 1% होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये मैच्योर इंडेक्स दिखाता है, ठीक है। फिर पोलिनेटर कौन सा होता है इसमें, तो पोलिनेटर है हाउस फ्लाई, ठीक है, पूछा जाता है जैसे बनाना में पक्षियों द्वारा होता है, तो ये पूछ लिया गया था पीजी वगैरह में। और पोलिनेसी वैरायटी में बॉम्बे ग्रीन, और बॉम्बे ग्रीन क्या खट्टी होती है थोड़ी सी, आपने खाई हो तो, उसमें क्या विटामिन सी है वो हाईएस्ट पाई जाती है बॉम्बे ग्रीन के अंदर, और ये पोलिनेट वैरायटी भी है। फिर उसके बाद में इरिगेशन, ये 125 टू 170 सेंटीमीटर, अगर मीटर में देखा जाए तो मीटर में तो आप क्या कन्वर्ट करोगे इसको, एमएम में करते हैं सॉरी, है ना। तो सेंटीमीटर टू अगर एमएम में देखा जाए तो इतना एमएम हो जाएगा, 1250 टू 17, ये पर प्लांट के लिए है, ठीक है, वैसे नहीं है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्लांट के लिए क्या पर हेक्टर में करेंगे तो इतनी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इतना एमएम देना है, मतलब आपके 1 हेक्टर में 2 हेक्टर में ऐसे एमएल थोड़ी, 1 प्लांट के लिए नहीं, 1 हेक्टर के लिए इतना इतना रिक्वायरमेंट इसका होता है। उसके बाद में जैसे आरबीएससी ने इसमें मेंशन किया हुआ है, तो अब आरबीएससी वाला देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जो प्लांट होता है, तो समर में आपको पता है समर में तो इंटरवल कम ही रखते हैं हम सभी। तो समर का इंटरवल 2 से 3 दिन रखते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद में आपको इरिगेशन करना है। और अगर वहीं बात करें विंटर में, तो विंटर में इंटरवल चाहे कोई क्रॉप हो हम ज़्यादा ही रखते हैं, जो भी आपने रबी की क्रॉप देखी होगी, जैसे ग्राम हो गया, कुछ कोई भी क्रॉप हो, देन समर देन ज़्यादा ही रखते हैं इंटरवल उसमें। तो विंटर के अंदर कितने रखेंगे, 7 टू 10 डेज का इंटरवल रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट एंड जो अपना सेकेंड ईयर हो गया उस टाइम में, ये आरबीएससी के अंदर मेंशन है, मैं खुद से नहीं लिख रही हूँ। और एसएन जो एन कुमार वाली है उसमें भी है, ठीक है, इरिगेशन के लिए दिया हुआ है पर स्पेसिफिक इतना नहीं दिया हुआ, उसमें ओनली इतना ही दिया गया है, ये 125 टू 170 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इस ईयर के अंदर देखो आप, जो समर है उसके अंदर 7 टू 10 जो हम यूज कर रहे थे ना विंटर के लिए, वो आपकी सेम जो रिक्वायरमेंट कहाँ पे दी है। देखो आरबीएससी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो क्योंकि जब आप कोई एडिट वगैरह लगाते हो क्वेश्चन पे, राजस्थान के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है क्योंकि आरबीएससी का मैक्सिमम यही रहता है कि वो इनसे ही पूछे, 11th-12th कोई ज़्यादा आगे रखता है। इन बुक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ईजी से ईजी आया, अगर आपको वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए टफ ही होगा। और एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो कहाँ से आएगा, वो आपके लिए फिर ईजी नहीं, वो आपके लिए टफ है। तो ये मान के चलो कि आरबीएससी वाले बुक को भी फॉलो करो, इसको भी पढ़ो और देन स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ो, सब आपके लिए हैं। पर आपको डेटा वही ध्यान रखने हैं, दोनों रखो। अगर कोई चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल रही है, अगर वो आरबीएससी में है
तो उसको स्टडी करो, है ना, मस्ट बी रीड दिस। सो इसके बाद में देखो समर का जो है वो 7 से 10 हो गया, और विंटर जो है उसको बढ़ा दिया, उसका 15 से 20 दिन कर दिया, ठीक है, इंटरवल कर दिया। तो ये इसमें मेंशन है, हो सकता है आ भी सकता है, इसी चीज़ें पूछ ली जाती है आपसे कभी कभी। फिर इन्फ्लुएंसेस को पैनिकर बोलते हैं, ग्रेप में भी यही है। यील्ड 8 टन मतलब 80 क्विंटल हो गया, ये बहुत जगह इतनी मिलेगी। एन कुमार में अलग है थोड़ी, पर यही है, कहीं 7.5 टू 10 दे दिया, कहीं कितना ही दे दिया, तो मान के चलो भी 8 है, एकदम स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते कि 1 हेक्टर में इतना ही हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम। एग्रीकल्चर के डेटा है, वैसे होना भी स्पेसिफाई नहीं होनी चाहिए, इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं लाते हैं, फिर भी एक एक्यूरेट वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, इतना मान के चलो भी इतना ही है। फिर रेगुलर बियरिंग वाली जो वैरायटी है, ये जो को नीलम, बेंगलोरा, मलिका, रत्ना, ये वाले हैं, ये आपके आरबीसी में भी है और आपको वैसे भी पढ़ने हैं और आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। क्योंकि जो आरबीसी के अंदर कम से कम जो आपकी 11th-12th में मेंशन है, उन वैरायटीज़ को तो आप रिमेंबर करो ही करो, है ना, उनको तो रिकॉल करना मस्ट है। उसके बाद में अगर आपसे रहती है तो ठीक है, तो इतना एफर्ट तो डालो कि जितना, अगर उनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है, उस बुक से अगर क्वेश्चन कोई आ रहा है तो आपको आना ही चाहिए। तो नीलम, बेंगलोरा, मलिका, रत्ना। उसके अलावा ये जो मैंने बताया था कि साउथ वाली होती है, वो रेगुलर बियरिंग दिखाती है, तो साउथ वाली ये वैरायटी है अम्बरली, तोतापुरी, हरकरुणा, अर्कापुनित, सिंधु, पियरी, तो पेरी वगैरह, ये इनको भी याद करना, ये भी रेगुलर बियरिंग दिखाती है, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव वाली में आ जाती है, तो ये जो दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, ये वैरायटी तो मेंशन है आपकी आरबीएससी के अंदर। और इसके अलावा ये 3 ही याद कर लो, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आरबीसी में इतना कर देना। और अगर मेन वैरायटी ये भी मेन ही है, जैसे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ में है, तो इनको छोड़ के जो भी आए तो मतलब दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। फिर उसमें पेट साइज़ सभी को पता है, जो बड़े साइज़ के प्लांट है उनमें 1 × 1 मीटर रखते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना होना चाहिए। और इसके अलावा R×P 10 × 10 रखते हैं बड़े साइज़ वाले में। दशहरी और अर्कारुणा के लिए 5×5। आपसे दशहरी और अर्कारुणा पूछे या ना पूछे, पर आम्रपाली पूछ लिया जाता है। इसमें 2.5 × 2.5 वर्ग मीटर रखते हैं, और इसमें पर हेक्टर आपको आना भी चाहिए, जैसे प्लांट आपको निकालने आने चाहिए, पर हेक्टर रखे जाते हैं। और वैसे भी अगर आप में दोनों में से एक चीज़ पता है, अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप प्लांट निकाल सकते हो पर हेक्टर, अगर प्लांट पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो एक तो आपको आना ही चाहिए दोनों में से। और इनका जैसे जो भी है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट जो होते हैं, उनके पूछ भी लिए जाते हैं, आपसे वैरायटी भी पूछी जा सकती है, उनका स्पेसिंग पूछा जा सकता है, उनके प्लांट भी पूछे जा सकते हैं, तो जो भी चीज़ें यूनिक लगे उनको ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में बाइनियल बेरिंग इसको बोलते हैं, अल्टरनेट बेरिंग बोलते हैं। इनका मैनेजमेंट, पेगला ब्यूटाजोल, ये देखो स्पेसिफिक उनके लिए मैं अलग से लिखूँगी, जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं वो मेरे एक में किए हुए हैं, और इनके जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया या फिर वैरायटी हो गई, ये वैरायटी तो वही है जो ऊपर से ही है, पर वैरायटियों का अलग से, क्योंकि इतना फिर मेरे पास में स्पेस है नहीं, मुझे सबका कंपैरिजन करके बनाना है, तो फिर वो चार्ट के अंदर है ये चीज़। और तो इसके लिए पेक्लोब्यूट्रोजोल यूज करते हैं, इसको कल्चर के नाम से आता है V33, 5 से 10 ग्राम यूज लेते हैं, ठीक है, पर प्लांट। पर ये जो इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर है एन कुमार वाली, इसके अंदर 3 to 5 ml दिया हुआ है, और अगस्त सितंबर में छिड़काव करना है, ये याद रखना, ठीक है, अगस्त सितंबर। अगर आपके कहीं पे क्वेश्चन आ भी सकता है, इतने दिन तक तो आया नहीं है, पर क्या पता वैल्यू से रिलेटेड आ जाए, तो अगस्त और सितंबर में करते हैं। फिर आता है मैंगो माल फॉर्मेशन, इसमें यूज़ करते हैं एन-नेप्थेलिक एसिटिक एसिड 200 ppm, ये वैल्यू सभी जगह 200 ppm है, तो इसको याद रखो, ठीक है। फिर स्पॉन्जिटी जो डिजीज़ होती है आपकी हाइट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो इसके लिए हम जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं 50 ppm तक, तो इसको भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा बच जाती है आपकी वेराइटी, जो फिर मैं एक जगह अलग वीडियो में बनाऊंगी, सब की जितने भी अपने क्रॉपिंग प्लांट होते हैं। फिर इनका ये करना है कि इनको कंपैरिजन करना है, भी जितने भी पपाया वगैरह है सबका एक साथ में कंपैरिजन हो जाए, और उसके बाद में डिजीज है वो एक में है ही, चार्ट में बनाए हुए हैं, तो आप इतना यूज करो, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप उनको पढ़ सकते हो, और इसको रिवाइज करो, इतना लिख लेना, और थैंक यू।